हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पहला सेगमेंट, दैट इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ साथ यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, फैराडे एक्सपेरिमेंट। इसको पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा और हिस्ट्री में जाके हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहला देखो, जनरेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना ठीक है इंपॉर्टेंट तो है, बट जब तक उसका यूज नहीं है, जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा, बट अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो जनरेशन क्या है, वेस्ट है। तो वहीं पे थॉमस एडिसन ने सबसे पहली बार जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहली बार किसने बनाया है? सबसे पहली बार थॉमस एडिसन। ठीक है, इनका नाम सुना होगा आपने, थॉमस एडिसन ने क्या करा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया थॉमस एडिसन ने। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। और कौन सी सिटी में? न्यूयॉर्क में। और कब? सितंबर 1882। ठीक है, और यहां पे कहां पे? न्यूयॉर्क में बनाया। और इन्होंने घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम किया। कितने वोल्ट पे? तो यहां पे देखो, ये जनरेटर बनाया होगा इन लोगों ने, जनरेटर या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहां से 120 वोल्ट से लगा के हम लोग कहां पहुंचा रहे हैं? हाउसेस तक, इंडिविजुअल हाउस तक पहुंचाया हमने, इंडिविजुअल हाउस तक पहुंचाया। बट इसमें क्या हुआ, दिक्कत थी। 120 वोल्ट डीसी का नेचर है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या हुई, इतने लो वोल्टेज पे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हमको पता है कि अगर वोल्टेज कम है तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण यहां पे पावर लॉस I²R जो कि होता है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया पावर लॉस। अगर 2 गुना करंट बढ़ा तो 4 गुना क्या बढ़ा, पावर लॉस बढ़ा। और उसी के साथ साथ क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हुआ, ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो एक सिस्टम से न्यूयॉर्क सिटी में एक सिस्टम बनाया जहां से सभी जगह, सभी इंडिविजुअल लोड तक या इंडिविजुअली घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया। बट दिक्कत आपके सामने है कि इतने लो वोल्टेज पे पहुंचाने की वजह से, और लोडिंग क्या था, इंकेडेंस लैंप थे सिर्फ और सिर्फ, या आप बोल सकते हैं हम लोग बल्ब थे सिर्फ और सिर्फ लोडिंग पे, क्योंकि यहां पे ट्यूबलाइट ना ही एलईडी ये सब कुछ नहीं आया था, सब बात की बातें हैं। तो जब तक घरों में सिर्फ और सिर्फ बल्ब हुआ करते थे और बहुत ज्यादा पावर खींचते थे और वो प्योरली रेजिस्टिव होते थे, इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो गया और करंट भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके बाद क्या आइडिया आया एडिसन का कि एक काम करते हैं, सिटी में छोटे छोटे ब्लॉक बनाए और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना स्टार्ट किया। बट वो इतनी काउंटिंग में बनाने पड़ गए ब्लॉक्स कि वो आइडिया काम नहीं किया, वो फिजिबल नहीं था। बट क्या हुआ, उसके कॉन्करेंट ही क्या हो रहा था, एक और रिसर्च चल रही थी, और कौन आया, ट्रांसफार्मर आया। ठीक है, कौन आया, ट्रांसफार्मर आया, और इसने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। क्योंकि ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि सबसे पहली चीज, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह सब में देखेंगे, सबसे पहली चीज ये चलता है एसी पे, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे, डीसी पे नहीं चलता था उस टाइम तक। ठीक है, तो एसी पे चलने वाला है ट्रांसफार्मर, और इसके लिए एसी सिस्टम, ये मैंने सिंबॉलिक एसी बना दिया। ठीक है, ये डीसी है, प्लस माइनस बोल सकते हैं हम लोग डीसी। यहां पे पता चला कि हमारे पास अगर जनरेशन कर दे, क्योंकि जनरेशन बहुत ज्यादा वोल्टेज पे हो नहीं सकता है, तो जनरेशन अगर हम लोग 11 से लगा के 25 किलो वोल्ट तक कर दें किसी तरह, और अगर मुझे कहां तक पहुंचाना है, बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जो कि 25 या 11 से, सपोज करो 25 या 11 से कहां पहुंचा देगा, ये सीधा सीधा हम लोग 11 से कहां पहुंच जाएंगे, 400 किलो वोल्ट तक भी पहुंचा सकता है। और जितना मर्जी चाहे आप ट्रांसमिशन ले लीजिए, और जब आपको यूटिलाइज करना हो तो 1 बाय 1 करके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि 400 किलो वोल्ट से आप जितना चाहो, चाहे 220 चाहे हम लोग, या फिर 132 चाहे, या फिर हम लोग जितना भी चाहे, 220 से अगेन मैं डायरेक्टली अभी लिख देता हूं कि 11 किलो वोल्ट, और वहां से भी और भी छोटे छोटे। तो इसके बाद पहला ट्रांसफार्मर स्टेप अप, उसके बाद सारे ट्रांसफार्मर क्या हुए, स्टेप डाउन।
सारे क्या हुए, स्टेप डाउन होते 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 हमें जितने वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, इतने हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन की वजह से कुछ फायदे हुए कि जो भी पावर है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर हो गया। मतलब कि 2 गुना अगर वोल्टेज बढ़ गया तो 4 गुना क्या बढ़ गया, पावर ट्रांसमिशन बढ़ गया। और पावर लॉस क्या हुआ, पावर लॉस डिपेंड ऑन दी करंट स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके साथ में अगर वोल्टेज बढ़ा तो पावर ट्रांसमिशन 4 गुना हो गया, 2 गुना, और 2 गुना करंट कम हुआ तो पावर लॉस क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो ये फायदे हुए कि वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं था। और ये आज जो भी सिस्टम हम लोग एसी का देख रहे हैं आज के टाइम पे, ये सब किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही एसी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आज की तारीख में। क्योंकि वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर के कारण ही इतने कम वोल्ट पे जनरेट होने के बावजूद हम लोग लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा रोल है, क्योंकि यहां पे ट्रांसफॉर्मर की एब्सेंस के कारण ये थॉमस एडिसन घर घर तक डीसी नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो थॉमस एडिसन बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे डीसी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। और उसी के टाइम पे निकोला टेस्ला क्या थे, एसी के बिलीवर थे, और उन्होंने एसी को सच करके दिखाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल वे बता दिया आपको। एक चीज बतानी थी मुझे बस कि ट्रांसफॉर्मर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से 1882 में न्यूयॉर्क में, और 1882 अगर देखें और आज का टाइम देखें तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 125 साल और 150 साल, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो हिस्ट्री है 150 साल से ऊपर का नहीं है। और आज हम लोग इतना बड़ा चेंज देखते जा रहे हैं, डे बाय डे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तरफ जाते ही जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अब समझ गए हम लोग कि ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रफ कर देता हूं और हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली बार ये आइडिया कैसे आया था माइकल फैराडे के दिमाग में, उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार देखें अगर हम लोग, तो ये तो रहा इसका एप्लीकेशन, एक बड़ा एप्लीकेशन था, मुझे बतानी थी थोड़ी हिस्ट्री भी इस वजह से ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब देखते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक बार बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, फैराडे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं था। आप चाहो तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में अलग अलग पेजेस पे अलग अलग स्टोरीज उनकी पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें पर डिस्कस नहीं करेंगे। फैराडे ने एक बार क्या किया, किसी वजह से लेबोरेटरी में वो गुस्सा होकर आ गए और उन्होंने क्या करा, एक मैग्नेट को फैराडे के पहले, फैराडे ये जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट के पहले मैग्नेट को एक जादुई पत्थर माना जाता था, या फिर हम लोग बोलते थे मैजिक स्टोन के नाम से जाना जाता था। तो यहां पे कॉइल रखा हुआ था, एक कॉइल रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह से मैं कॉइल बना देता हूं, क्लोज्ड कॉइल बना देता हूं, जिससे कि एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। क्या था, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ कि फैराडे किसी वजह से गुस्सा होकर लेबोरेटरी में आए और ये कॉइल था, ये गैल्वेनोमीटर था, उन्होंने क्या किया, कुछ आसपास रखा हुआ एक चीज, ऐसा चीज जो कि जिसके अंदर मैग्नेट का प्रेजेंस था, एक्चुअल में मैग्नेट नहीं था, मैग्नेट का प्रेजेंस था, उन्होंने किसी तरह से वो फेंका जिसमें कि थोड़ा थोड़ा मैग्नेट का नेचर था। हो सकता है वो डस्टर हो सकता है, अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग नाम है, बट हम लोग ठीक है, हमको स्टोरी से बहुत ज्यादा उस चीज से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ का कंक्लूजन पॉइंट उठाना है। तो देखा कि किसी एक चीज में ऐसी एक चीज है जिससे कि जिसमें जो कि मैग्नेट से बनी हुई है, वो उन्होंने जोर से गुस्से से फेंका, और जैसे ही फेंका तो वो कहां, इस कॉइल से पास कर गई। इस कॉइल से क्या कर गई, ये मैग्नेट पास कर गया। मैग्नेट, ये मैजिक स्टोन बोल सकते हैं अभी हम लोग। ठीक है, जब तक इन्वेंट नहीं हुआ था, जब तक क्या है, मैजिक स्टोन है, पास कर गया। और एक और अच्छी चीज थी माइकल फैराडे के साथ में कि वो बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर थे, बहुत ही जल्दी से शार्प ऑब्जर्वर, जिसको कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं, कि जल्दी से उन्होंने देख लिया, गुस्सा छोड़ा और देखा कि ये जो निडल है गैल्वेनोमीटर का, ये कहीं ना कहीं हल्का सा मूवमेंट हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या करा, वापस से उसको लेके आए, मैग्नेट को वापस से फेंका, वापस से देखा कि जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है ये मूवमेंट कर रहा है, जबकि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में, उन्होंने आइडिया पिक कर लिया, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मिस हैपनिंग या कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा है इसके अंदर, जो कि मुझे पता लगाना है। तो असल में हुआ क्या, उन्होंने मार्केट से बहुत सारे मैग्नेट खरीद के लाए और उन्होंने क्या करा कि छोटे बड़े साइज के अलग अलग जो भी मैजिक स्टोन थे, जो कि मैग्नेट बोले गए बाद में, उनको फेंकना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पता किया कि साइज ऑफ मैग्नेट, उन्होंने क्या पता किया कि साइज ऑफ मैग्नेट, अगर साइज ऑफ मैग्नेट बदल बदल के फेंके साइज ऑफ मैग्नेट, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है,
ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है साइज ऑफ मैग्नेट की वजह से, उसमें साइज ऑफ मैग्नेट की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कम ज्यादा हो रहा है, डिफ्लेक्शन का इंटेंसिटी पे अंतर पड़ रहा है जब मैं मैग्नेट के छोटे साइज या बड़े साइज निकाल रहा हूं इसके अंदर से मैं थ्रो कर रहा हूं कॉइल के अंदर से, तो साइज ऑफ मैग्नेट के कारण, छोटे मैग्नेट के कारण, बड़े मैग्नेट के कारण ये निडल का डिफ्लेक्शन का जो इंटेंसिटी है वो डिफर कर रहा है, इसकी वजह से इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ मैग्नेट पे ये निडल क्या हो रहा है, चेंजेस इसमें हो रहे हैं। उसके बाद देखें माइकल फैराडे ने एक और काम किया कि काम करते हैं कम स्पीड या ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं। देखो इस फेंकने का भी एक स्पीड होता है, बहुत जोर से फेंका, बहुत लाइटली फेंका, तो मतलब कि स्पीड ऑफ मैग्नेट कम या ज्यादा से अगर देख रहे हैं, या बहुत तेजी से पास हो रहा तो डिफ्लेक्शन कुछ और है, और बहुत कम स्पीड से जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कुछ और है। इसका मतलब स्पीड ऑफ मैग्नेट से भी क्या है, इस डिफ्लेक्शन में अंतर आ रहा है। उसके बाद देखा कि कॉइल का साइज बदलते हैं, ठीक है, अब छोटा साइज का कॉइल था, अब बड़ा साइज का कॉइल लेके आते हैं, तो देखा कि साइज ऑफ कॉइल अगर बदल रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन में अंतर आ रहा है। बट उन्होंने देखा कि अगर इसको मोड़ दिए, कभी क्या है, सर्कुलर पाथ है, अगर उसको सेम लेंथ की कॉइल को अगर मैं मोड़ दूं, शेप चेंज कर दूं, इसका सर्कुलर रख दूं या कुछ और रख दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे शेप ऑफ द कॉइल से अंतर नहीं पड़ रहा है, मतलब कि क्लोज्ड होना चाहिए, शेप कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग कंपैरिजन भी दो इक्वल लेंथ के शेप्स की ही बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप साइज पे आ जाओ, फिर तो साइज हो गया ना, वो साइज ऑफ कॉइल हो गया, ठीक है। सेम साइज की अगर कॉइल को अगर शेप बदल दे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अंतर किससे पड़ रहा है, तीन चीजों से अंतर पड़ रहा है। और ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, देखो ये डिफ्लेक्शन है, करंट का डिफ्लेक्शन, इसके अंदर कहीं ना कहीं करंट बिना प्रेशर के तो फ्लो होने से रहा, मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं यहां पे प्लस माइनस पॉलिटिक, कुछ भी पॉलिटिक हो सकती है, अभी पॉलिटिक की तो बात ही नहीं, मतलब यहां पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होगा। देखो अंदर के साइड किसी कॉइल के, क्लोज लूप कॉइल के अंदर अगर पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कॉइल, है ना, किसी की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है उसके अंदर। तो इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा ये किसकी वजह से आ रहा होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हो रहा होगा। और यहीं से फैराडे एक्सपेरिमेंट हुआ है, और यहीं से बना है फैराडे लॉ। यहीं से क्या बना है, फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ ने क्या बोला है, फैराडेस लॉ, ठीक है, ध्यान से देखना इस लॉ की अलग अलग बातें। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड of induced EMF is equal to the time rate of change of magnetic flux linkage। तो यहां से ये स्टेटमेंट बना, दैट इज फैराडे लॉ। द मैग्नीट्यूड, अंडरलाइन करने वाला वर्ड है, द मैग्नीट्यूड किसकी बात करी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, पोलरिटी की बात नहीं करी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the time rate of change of magnetic flux linkage। बोलना बहुत जरूरी है, जो भी अंडरलाइन, मैग्नीट्यूड एंड फ्लक्स लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इस लॉ की बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी, मैग्नीट्यूड और फ्लक्स लिंकेज। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमें पता चला कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बोल दें, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, ठीक है। अभी इस लॉ के बारे में अभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से इतना ही लिखते हैं। अभी आगे चल के जब लेंज आएगा और भी एक्सपेरिमेंट होंगे तब हमें पता चलेगा
इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे मॉडिफाई फैराडे लॉ। बट बेसिकली फैराडे लॉ का मतलब कि फैराडे ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कमेंट किया है। आ रही बात समझ में? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स क्या है, लिंकेज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। एक एक चीज, एक एक सिंगल पॉइंट आपको डिटेल वर्जन में बताऊंगा मैं, ठीक है गाइस। तो यहां से आपका फैराडे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और यहां से नई जर्नी चालू होती है। जब पता चला मार्केट में कि मैग्नेट से तो ये कुछ हो रहा है, ठीक है, तो पूरे मार्केट से मैग्नेट गायब हो गए, ठीक है, और अलग एक रिवॉल्यूशन या नई क्रांति की शुरुआत हुई वहां से, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद चेंज होकर रख गई। और इतने एडवांसमेंट हुए जो आज हम आज की तारीख में भी देख सकते हैं। इतने विजनरी साइंटिस्ट रहे माइकल फैराडे, इन्होंने बहुत काम किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर भी बहुत काम किया है। आपको कभी टाइम मिले इंजीनियरिंग करने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद, जब फुर्सत में, तो फैराडे का आप बायोग्राफी पढ़िएगा, निकोला टेस्ला का पढ़िएगा। बहुत विजनरी लोग हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहीं पे मैं एक्सपेरिमेंट एंड अप करता हूं। फैराडे लॉ का पहला इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है मैंने। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग और आगे रिसर्च बढ़ाते जाएंगे और किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मर की कल्पना करेंगे। यहां से एक आइडिया आ रहा है, आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अगर कमेंट करिएगा इसी तरह से पढ़ना है तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कर लिया है अब हम लोग, अब पहुंचते हैं हम लोग कि ट्रांसफॉर्मर को कैसे बनाना है हमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं।